एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा बिजनेसमैन है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। अब आलोक ने दूसरी शादी रंजना से की है। रंजना आलोक और नेहा का बहुत ध्यान रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए बेड टी लेकर आई। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ध्यान रखती हो, अपना भी ध्यान रखा करो। तुम दोनों के अलावा अब है भी कौन मेरा? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है। तुम अपना और नेहा का ध्यान रखना। पर हम दोनों 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूंगा। मुझे भी कुछ काम था। हाँ बोलो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म था, इस पर आपके साइन चाहिए थे। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही साइन कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया मतलब मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब निकलना है विदेश? आज शाम को ही मैं अपने ATM और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा, और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर साइन कर दिए और शाम को विदेश भी चला गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसको जगने में बहुत लेट हो गया। नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि आज माँ ने जगाया नहीं है। माँ, आज आपने जगाया क्यों नहीं? और नाश्ता भी नहीं है? हाँ, तेरी ही सेवा में तो लगूंगी मैं, क्योंकि तू तो कहीं की महारानी है ना, जो हर सुबह तुझे जगा कर नाश्ता कराऊं। माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जाकर अब किचन में बर्तन मांज ले। माँ, मुझे तो बर्तन मांजने आते ही नहीं है। मांजने नहीं आते तो बर्तनों में खाना कैसे आता है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज माँ को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना अजीब और गंदा बर्ताव क्यों कर रही है? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर समय से बर्तन ना धोए तो ना जाने ये क्या करे। नेहा किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ किए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि माँ से खाना मांगूं या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज माँ ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? माँ रोज तो ऐसा करती थी। पापा के जाने के बाद से यही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? क्यों खड़ी है? माँ, भूख लगी है। अरे ये भिखारी लोग भी ना चैन से नहीं रहने देते, कभी कुछ कभी कुछ। चल जा, किचन में जा और खाना रखा है, उठाकर खा ले। ठीक है माँ, लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा किचन में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना है। नेहा की माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने वही खाना रोते हुए खा लिया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया और आलोक के वापस आने का समय हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने बाद घर आया, लेकिन रंजना ने उसे इग्नोर कर दिया। रंजना, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुमको खुशी नहीं हुई? ओह हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसीलिए मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत टेंशन में था और अब मुझे फीवर भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो? क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे विदेश से आए हो ना, कोई फौज से थोड़ी ना आए हो जो घर को इतना सिर पर उठा कर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने पापा को 1 महीने में हुई सारी बातें बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ पापा? आप किस टेंशन में हो? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई और मुझ पे अब बहुत कर्जा हो गया है।
कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ध्यान रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। किचन में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे देख लूं, क्योंकि तेरे बाप ने ही तो करवाया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता है? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, तुम्हारे पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या तुम जानते नहीं कि ये घर मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और तुम्हारा बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा व्यवहार अचानक से बदलने का कारण ये है। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनो मैडम, जिस दिन तुमने मुझसे पेपर साइन करवाए थे, मुझे पता था कि वो पेपर्स मेरे प्रॉपर्टी के हैं और मैं विदेश नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अब जेल भी हो सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। पहाड़ों के इलाके में एक गांव है जहाँ दूर दूर घर बने हुए हैं। पहाड़ों का जीवन कठिन होता है। ये हमें हल्कू और रेशमा की कहानी में देखने को मिलता है। और जब वो पहाड़ बर्फ के हों तब और भी ज्यादा। हल्कू के पास 2 खच्चर हैं, जिन पर बैठाकर वो वहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट को यात्रा कराता है। और रेशमा भी अपने घर का काम करके आने वाले यात्रियों का सामान उठाने चली जाती है। दोनों अपनी बेटी काली की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। हल्कू आज सुबह थोड़ा जल्दी में घर से निकला। तभी पीछे से रेशमा ने आवाज लगाई, आज इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हो? मुझे मलूका ने बताया कि ज्यादा टूरिस्ट यहाँ रात में पहुँचते हैं, जो सुबह की ठंडी हवा में ही यहाँ की यात्रा कर लेना चाहते हैं, इसलिए सुबह ही जाना होगा। अरे कुछ खाते तो जाओ। अब तो शीतल के विवाह के लिए पैसे जोड़ लें बस, उसके बाद ही कुछ खाएंगे और पिएंगे। माँ, मुझे लगता है कि मैं पापा के ऊपर बोझ हूँ। देखो ना कैसे उन्होंने मेरे विवाह के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया है। तू तो पागल है रे लल्ली, ऐसा कुछ नहीं है। बिना दहेज के भी तो कोई विवाह नहीं करता आजकल। तो रोज के लायक कमाने वाले को अब कुछ बचाने की फिक्र तो होगी ही ना। रेशमा शीतल को समझा देती है और खुद भी काम पर निकल जाती है। इसी प्रकार इनके दिन कट रहे हैं। लेकिन तभी बरसात का मौसम शुरू होता है और इसमें घूमने वालों की संख्या थोड़ी कम होती है, क्योंकि बाढ़ का खतरा भी है, जिससे काम बंद हो जाते हैं। रेशमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो काम पर नहीं गई। हल्कू अकेला ही काम पर चला गया। तभी बाहर से शीतल दौड़ते हुए घर के अंदर भागी। माँ देखो, माँ जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ? माँ, बाढ़ आ गई है और वो देखो पानी अपनी पूरी गति से दौड़ा हुआ आ रहा है। तेरे पापा कहाँ हैं? पापा तो खच्चर लेकर नहीं लौटे अभी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, ना जाने कहाँ होंगे। दोनों बात कर रहे हैं कि तभी दूर दिखने वाला पानी उनके घरों को बहा ले जाता है और दोनों माँ बेटी चीखते हुए एक लकड़ी के सहारे पानी में बहती हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। आदमी, घर, पशु और सामान पानी में ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे पानी के ऊपर तैरते हुए सिंघाड़े और ककड़ी। माँ, अगर हमें मरना ही था तो तीनों साथ में मरते, लेकिन पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, तू हमारी जान ले ले, लेकिन मेरे पापा को कुछ नहीं करना। पता नहीं भगवान किन कर्मों की सजा दे रहा है। तभी उन्हें दूर डूबते छोटे बच्चे दिखाई दिए, जिनकी माँ भी साथ नहीं है। कितने स्वार्थी हो गए हैं हम। सिर्फ अपने लिए भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान सबको सबके परिवारों से मिला दो। पानी अपने उफान पर है और वो बहुत तेजी के साथ बहे जा रहे हैं। सामने बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनसे जाकर पानी टकराता है
और एक ऊंची लहर के साथ बहा कर लाए गए लोगों, पशुओं और मलबे को बाहर सूखी जगह फेंकता है। सभी ने भगवान के हाथ जोड़े। घर से बेघर कर दिया, लेकिन अब इस जीवन का क्या करें? माँ पापा को कहाँ खोजे? उस तरफ जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। हमें भगवान भरोसे ही बैठना होगा। बस भगवान से प्रार्थना है कि जहाँ भी हो सुरक्षित हो। दोनों माँ बेटी अपने उजड़े घर के साथ एक अलग से ही टापू पर आ गईं। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और बाढ़ के पानी के सिवा पीने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, यहाँ खाने को कुछ नहीं है, हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमें आगे की तरफ चलना होगा। अब मैं मर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आधे अधूरे हम कैसे रहेंगे? माँ, मैं भी मर जाना चाहती हूँ, लेकिन सोचो अगर हम मर गए और पापा हमें खोजते हुए हमारे पास पहुँचे तो वो भी मर जाएंगे। कितना दुख होगा उन्हें। हमारे दोनों खच्चर तो अब नहीं बचे होंगे, जिन्होंने हमेशा कमा कर खिलाया। उन्हें भी पानी निकल गया होगा। माँ, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हमें कोई ना कोई काम मिल जाएगा और 10 दिन में इसका असर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम पापा के पास चले जाएंगे, लेकिन तब तक तो हमें खुद को जिंदा रखना होगा। रेशमा को बेटी की बात समझ आ जाती है और वो पैदल पैदल एक नए शहर की ओर चलते हैं। उस शहर में बाढ़ नहीं आती। शीतल की नजर एक हॉस्पिटल पर पड़ती है। माँ देखो, वहाँ एक हॉस्पिटल है। हमें यहाँ जरूर साफ सफाई का कोई काम मिल ही जाएगा। दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल में काम मांगने जाते हैं। बोलो, क्या काम है? हमें कुछ दिनों के लिए काम चाहिए। जो भी काम हो हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तुमको सफाई का काम मिल सकता है। मैं अभी अपने बॉस से पूछकर बताती हूँ। वो लड़की अंदर गई और फिर वापस आकर बोली, मैंने तुम दोनों की बात कर ली है। तुम आज से ही काम पर लग जाओ, लेकिन ये काम कुछ दिन तक ही रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भीड़ कुछ दिनों तक ही है, इसीलिए काम बढ़ा है और तुमको एक दिन के 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, हम आज से ही काम पर लग जाते हैं। दोनों का सब कुछ खो गया, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद बचा कर रखी, जिसके लिए फिर से काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद शीतल पोछा लगा रही है। तभी उसकी नजर वार्ड में जाती है, जहाँ एक आदमी खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। वो दौड़कर पीछे से उसको पकड़ती है। संघर्ष ही जीवन है, ऐसे घबरा कर मरने को कायरता कहते हैं। तभी वो आदमी चौंक कर पीछे की ओर घूमा। दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी हल्कू है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और खूब रोए। फिर रेशमा भी वहाँ आ गई और तीनों ने अब तक की स्थिति के बारे में एक दूसरे को बताया। हमने जो भी पैसे शादी के लिए जोड़े थे, वो तो पानी में बह गए। अब हम क्या करेंगे? रेशमा, तू छोटी बात करती है। अरे धन पानी में बहा है, हम नहीं। और वैसे भी अभी तो शीतल बहुत छोटी है। सुमन का परिवार बहुत ही गरीब था। वो अपने पिता हेमू और माँ शांति के साथ रहती थी। शांति और हेमू दोनों के काम करने के बावजूद उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी तीनों को। एक दिन हेमू और शांति एक दूसरे से बात कर रहे थे और सुमन ने घर के बाहर से सुन लिया। भगवान क्यों कर रहा है ऐसा हमारे साथ? दिन रात मेहनत करता हूँ मैं। एक बेटी तक को खुशियाँ नहीं दे पाए हम। हमारी हालत देख के तो कोई उससे शादी भी नहीं करेगा। सुमन ये बात सुनकर अंदर आती है और कहती है, माँ बाबा, आप लोग इतना परेशान क्यों होते हो? मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के साथ। मुझे कोई कमी नहीं है यहाँ। ये देखो, मैं मंदिर से कुछ फल लाई हूँ आप लोगों के लिए। सुमन ने सारा प्रसाद अपने माँ बाबा को दे दिया, ये कहते हुए कि वो मंदिर में खा के आई है। पर सुमन भी भूखी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर अपने माँ बाबा को खाते देख उसका पेट भी भर गया। इसी तरह सुमन कहीं न कहीं से हर दिन कुछ न कुछ ढूंढ के लाती थी। एक दिन अपने माँ बाबा के लिए कुछ मिठाई लाते हुए उसे रास्ते में एक बच्चा दिखा।
वो बच्चा बहुत भूखा लग रहा था, जैसे उसने 5-6 दिन से कुछ खाया ही ना हो। उसका शरीर छोटा सा था और वो बिना कुछ कहे सुमन के हाथ में मिठाई के पैकेट को देख रहा था। तुम इस रास्ते में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप मिठाई को देखता रहा। सुमन समझ गई कि उसे भूख लगी है और उसने वो मिठाई उस बच्चे को दे दी। सुमन घर आके अपने माँ बाबा को इस बच्चे के बारे में बताती है। उसके बाद वो भूखे पेट सो जाती है। सुबह भूख के मारे सुमन का पेट दर्द करता है और वो उठ के बाहर बैठती है। काश बस एक दिन के लिए मुझे लोगों से भीख मांगनी ना पड़ती। मैं थक गई हूँ इस गरीबी की जिंदगी से। सुमन ऐसा बोल के अपने घर के अंदर जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके सामने एक झोला रखा हुआ है। झोले के अंदर चावल, दाल और सब्जियां रखी हुई थी। सुमन खुशी के मारे रोने लग गई। हे भगवान, आपने मेरी बात सुन ली। कितने महीनों बाद आज भरपेट दाल चावल खाने को मिलेगा माँ बाबा को। हेमू और शांति जब घर वापस आए तो गर्मा गर्म खाना देख के उनकी भी आंखें भर आई। तीनों खुशी से खाना खा के बातें करने लग जाते हैं। माँ, बाबा, मेरा स्कूल का आखिरी साल है। बस इस साल की फीस हम लोग दे दें तो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं काम करना शुरू कर दूंगी। फिर आपको पैसे के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। बेटी, पर हम इस साल की फीस कहाँ से लाएंगे? जितनी भी कोशिश कर लें, हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते। अब तो स्कूल के बारे में सोचना बंद कर दे बेटी। ऐसा मत कहिए माँ। मैंने इस जिंदगी में खुद के पैसे कमाने के अलावा और कोई सपना नहीं देखा है। मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो मैं किसी ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही सुमन ये कहकर रोने लगती है, उसकी एक दोस्त उसे ये बताने आती है कि उससे स्कूल की तरफ से 1 साल का स्कॉलरशिप मिल गया है। सुमन को विश्वास नहीं होता कि एक ही दिन में उसकी 2 इच्छाएं पूरी हो गई हैं। शांति अपनी बेटी की किस्मत देख थोड़ी लालची बन जाती है। वो सुमन से और 2-3 चीजें मांगने को कहती है और सुमन भी चुपचाप उसकी माँ की बात मान लेती है। सुमन सच्चे दिल से मांगती तो उसे कुछ भी मिल रहा था। शांति ने अपनी बेटी को गहने, चावल और साड़ी की इच्छा करने को कहा। माँ, अगर सच में मेरी इच्छाओं में जादू है तो मुझे ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि सबको मदद मिले। सबको बाद में मदद करना, पहले तू मेरी इच्छाएं पूरी कर। सुमन को अपनी माँ की आंखों में लालच दिख रहा था और ये जानने के बाद सुमन बेमन से मांगने लगी चीजें। गहने प्रकट क्यों नहीं हो रहे सुमन? क्योंकि मैं सच्चे मन से नहीं मांग रही हूँ कुछ। अब पगली, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू अपनी माँ को खुश नहीं देखना चाहती? जरूर आपको खुश देखना चाहती हूँ माँ, पर उससे ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि हम तीनों खुश हों। हमें सिर्फ आज की खुशी के लिए नहीं, आने वाली जिंदगी की खुशी के लिए सोचना पड़ेगा। शांति को ये बात समझ आई और उसने फिर सुमन से जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं मंगवाई। सुमन अपने सच्चे दिल से जो भी मांगती थी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। सुमन और उसका परिवार अब उसकी इस शक्ति से अपनी जिंदगी सुधार लेते हैं और एक गरीब की बेटी के जादुई दिल की वजह से उनकी जिंदगी बदल जाती है।